नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। हरिद्वार में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हरिद्वार यात्रा करने का टूर प्लान बना रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि हरिद्वार की फेमस टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन सी हैं, तो आज हम आपको हरिद्वार के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको लेकर चलेंगे हरिद्वार के उन सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस की ओर जो कि हरिद्वार टूर के दौरान आपको ज़रूर देखने चाहिए, और उन सभी प्लेसेस को आपको अच्छे से दिखाएंगे जिससे कि आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप हमारे साथ हरिद्वार घूम रहे हैं। और साथ ही हम आपको ये जानकारी भी देंगे कि कैसे आप हरिद्वार के लिए पहुंच सकते हैं, बजट फ्रेंडली होटल्स और बजट फ्रेंडली फूड आपको हरिद्वार में कहां पर अवेलेबल हो जाएगा, और हरिद्वार घूमने के लिए आपको कितने दिनों की आवश्यकता होगी। ये सारी छोटी बड़ी जानकारी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं हरिद्वार। इस यात्रा के दौरान जिन स्थानों को हम घूमेंगे वे कुछ इस तरह से होंगे कि सबसे पहले हम चलेंगे हरिद्वार के सबसे प्रमुख घाट के लिए जिसका नाम है हर की पौड़ी, और यह स्थान गंगा जी की आरती के लिए विश्व विख्यात है। हर की पौड़ी के बाद हम चलेंगे दक्षेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि यही वह स्थान है जहां पर मां सती ने हवन कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दी थी। फिर दक्षेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के बाद हम चलेंगे मनसा देवी मंदिर में दर्शन के लिए, जहां पर पूर्ण श्रद्धा से मांगी गई हर मनोकामना सदैव ही पूर्ण होती है। मनसा देवी के दर्शन करने के बाद हम चलेंगे माया देवी के दर्शन के लिए, जिन्हें हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। माया देवी के दर्शन के बाद हम चलेंगे शांति कुंज, जो कि धर्म और आध्यात्म का केंद्र है और गायत्री परिवार का हेडक्वार्टर है। शांति कुंज के बाद हम चलेंगे भारत माता मंदिर के लिए, लेकिन बस इतना ही नहीं, हरिद्वार में और भी कई सारे स्थान हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे। हरिद्वार के अब सबसे पवित्र और प्रसिद्ध स्थान पर हम पहुंच चुके हैं जिसका नाम है हर की पौड़ी। ये एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां पर माना जाता है कि अगर आप स्नान करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से अमृत कलश निकला था, और जब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश को लेकर जा रहे थे तो यहाँ अमृत की कुछ बूंदें गिर गई थीं। इस वजह से श्रद्धालुओं का ऐसा मानना है कि अगर आप यहाँ स्नान करते हैं हर की पौड़ी घाट पर तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर की पौड़ी घाट पर ही गंगा जी का पौराणिक मंदिर बना हुआ है। ये प्राचीन मंदिर है गंगा जी का, जहाँ पर विष्णु जी के चरण पद भी बने हुए हैं मंदिर के अंदर। दूसरी साइड देखेंगे पीछे की साइड तो लक्ष्मी नारायण मंदिर बना हुआ है जो ब्लू कलर वाला है, और पास में ही गंगा जी का एक और मंदिर है जो कि नया मंदिर कहा जाता है। और ये पूरा नज़ारा हर की पौड़ी का है, जहाँ पर आप देख रहे हैं ये घंटा घर है जो कि मेन पॉइंट है हर की पौड़ी का। हर की पौड़ी घाट शाम को होने वाली गंगा आरती के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। दूर दूर से श्रद्धालु गंगा आरती को देखने आते हैं। वैसे तो यहाँ सवेरे के टाइम पर भी गंगा आरती होती है, लेकिन शाम के समय की गंगा आरती का एक अलग ही माहौल आपको यहाँ देखने मिलेगा। अभी यहाँ पर शाम के सिर्फ 5 बजे हैं और आप देख पाएंगे श्रद्धालुओं की लाइन लग चुकी है जो कि अभी घाट पर बैठे हैं। ये सभी लोग गंगा आरती का इंतज़ार कर रहे हैं, और यहाँ से ही नहीं आगे तक भी देखेंगे तो सिर्फ श्रद्धालुओं की आपको लाइन नज़र आएगी। गंगा आरती जो घंटा घर है उसकी अपोजिट साइड में होती है, जहाँ पर गंगा जी का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर कुछ आपको येलो और ऑरेंज कलर के स्टेज टाइप के नज़र आएंगे, कुछ कुर्सियाँ नुमा। उसके ऊपर से पुजारी लोग गंगा आरती करते हैं और श्रद्धालु दूसरे घाट के साइड से गंगा आरती का जो लुत्फ़ है वो उठाते हैं।
हर की पौड़ी से ही हरिद्वार का जो मुख्य बाज़ार है वो बहुत ही इजीली नज़र आता है और यहीं से इसकी शुरुआत होती है। अभी हमने देखा हर की पौड़ी जो कि जैसे हमारे पीछे था, लेकिन यहीं से जो मुख्य बाज़ार है उसकी शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर आपको कई सारे रेस्टोरेंट्स, ढाबे, होटल्स सब कुछ नज़र आ जाएगा। हर की पौड़ी का जो ये स्थान हम देख रहे हैं जिसमें माँ गंगा बीच में से यहाँ से बह रही हैं, इसे ब्रह्म कुंड भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है, कई लोगों के द्वारा कहा भी जाता है कि यहाँ पर ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी, इस वजह से इसे ब्रह्म कुंड भी बोलते हैं। और यही एक्चुअल स्थान है जहाँ पर अमृत गिरा था। वो दूसरी साइड माँ गंगा ही हैं, लेकिन जो स्थान है जिसका महत्व है एक्चुअल में वो ये वाला है। हर की पौड़ी ही हरिद्वार का वो घाट है जहाँ पर पिंडदान और अस्थि विसर्जन किया जाता है। नीचे की साइड आप देख रहे होंगे कई सारे पंडितों के एक तरह से कुटियाएँ बनी हुई हैं जहाँ से पिंडदान किए जाते हैं और अस्थि विसर्जन किया जाता है। इस पॉइंट से वहाँ पर एक पॉइंट बना हुआ है जहाँ से अस्थि विसर्जन किया जाता है। हर की पौड़ी घाट से ही भगवान शिव की 100 फीट ऊंची प्रतिमा भी नज़र आती है जो कि स्वामी विवेकानंद पार्क में बनी हुई हैं। स्वामी विवेकानंद पार्क का डिस्टेंस हर की पौड़ी से काफ़ी करीब है, तो अगर आप चाहें तो वहां पर भी जा सकते हैं और भगवान शिव की विशालकाय प्रतिमा के साथ कुछ पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। अब शाम के लगभग 6:30 बज चुके हैं और गंगा जी की आरती का समय हो चुका है। ये टाइमिंग सीज़न वाइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग टाइमिंग 6 से 6:30 बजे के आसपास ही रहता है। और अगर आप कभी गंगा जी की आरती लाइव देखने आ रहे हैं तो आप यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा पहले ही आ जाएं, क्योंकि अगर आप जल्दी आ जाएंगे तो आपको यहाँ बैठने की अच्छी सुविधा मिल जाएगी। क्योंकि जब हम बाद में आते हैं तो यहाँ क्राउड बढ़ जाता है और बैठने की अच्छी सुविधा नहीं मिल पाती, तो आप थोड़ा समय से पहले ही आ जाएं। और सबसे बेस्ट व्यू पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा जहाँ से गंगा जी की आरती बहुत अच्छी नज़र आती है, वो स्थान है गंगा जी के मंदिर जो यहाँ पर बना हुआ है, उसके जस्ट अपोजिट साइड के घाट पर आप बैठिए, उसके मंदिर के जस्ट सामने, वहाँ से आपको आरती का अद्भुत नज़ारा नज़र आएगा।
इन यात्रियों का शीतलता का दौरा लेकर हरिद्वार धाम आस्था से सोच ध्यान करें। अपने बच्चों बुजुर्गों के साथ आरती के बाद श्रद्धालु गंगा जी में दीपक प्रवाहित करते हैं, जिनका नज़ारा वाकई में देखने लायक होता है। हरिद्वार में अब हम एक ऐतिहासिक और पौराणिक स्थान पर पहुंच चुके हैं, जो कि है कनखल। और यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिर है, जो कि है दक्षेश्वर महादेव मंदिर। एक्चुअल में इसके इतिहास से जुड़ी अगर मैं बात करूँ तो यही वह स्थान है जहाँ पर माता सती के पिता राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया था और सभी देवी देवताओं को यहाँ पर बुलाया था, आमंत्रित किया था। लेकिन भगवान शिव और माता सती को आमंत्रण नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी माता सती बिना आमंत्रण के यज्ञ में चली जाती हैं और राजा दक्ष, उनके जो पिता थे, उन्होंने भगवान शिव का यहाँ पर घोर अपमान किया और उस अपमान को वो सहन नहीं कर पाई और जो यज्ञ हो रहा था यहाँ पर, उसी यज्ञ में कूदकर अपनी आहुति दे दी। और वही यज्ञ कुंड यहाँ पर मौजूद है दक्षेश्वर महादेव मंदिर में, जहाँ पर माँ सती ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। यही वो मंदिर है जो कि यज्ञ कुंड के ऊपर बना हुआ है। और यहाँ पर दक्षेश्वर महादेव मंदिर है, जहाँ पर हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। अभी अंदर हम चलेंगे और कुंड को भी देखेंगे। और इस जगह में और भी कई सारे स्थान हैं, जैसे कि माता सती का जन्म स्थान भी यहीं पर है, शीतला माता मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है। वो सभी जगह हम जाएंगे और दर्शन करेंगे। यह मंदिर वह स्थान है जहाँ पर राजा दक्ष का यज्ञ कुंड या हवन कुंड उपस्थित था। पुराने समय में राजा दक्ष यहीं पर यज्ञ हवन किया करते थे। अब जो ये सती कुंड हम देख रहे हैं, यही वह स्थान है जहाँ पर माँ सती ने हवन कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दी थी। कई लोगों का ये भी कहना है कि माँ सती ने अपनी योग अग्नि से स्वयं को भस्म किया था। यही वह स्थान है जहाँ पर वीरभद्र ने हाहाकार मचा दिया था और राजा दक्ष का सर काटकर हवन कुंड में डाल दिया था। फिर भगवान शिव माँ सती की मृत्यु देह को लेकर पूरे संसार में तांडव करने लगते हैं। पूरे संसार को बचाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु माँ सती की मृत्यु देह के 51 भाग कर देते हैं, जो कि अलग अलग जगह पर जा गिरते हैं और वही शक्तिपीठ कहलाते हैं। फिर बाद में सभी देवी देवताओं के अनुरोध पर राजा दक्ष को बकरे का सिर लगाया जाता है और महादेव राजा दक्ष को यह आशीर्वाद देते हैं कि वो यहाँ पर महादेव के एक अंश के रूप में पूजे जाएंगे। और दक्षेश्वर महादेव इसी प्रकार इस मंदिर का नाम पड़ा है। यहाँ पर जो शिवलिंग है उसकी कटे हुए धड़ के रूप में पूजा की जाती है और शिवलिंग का जो स्ट्रक्चर है वो भी कुछ इसी प्रकार का है। अब हम पहुंच चुके हैं माँ सती के जन्म स्थान पर, जहां पर माँ सती का जन्म हुआ था। इसी स्थान पर शीतला माता मंदिर भी बना हुआ है, जिनके भी हम दर्शन कर सकते हैं। यहीं पास में एक घाट बना हुआ है जहां पर कई सारे श्रद्धालु समय व्यतीत करते हैं और घाट के पास में कुछ मंदिर बने हुए हैं जहां पर कई सारे देवी देवता विराजमान हैं, जिनके भी आप यहां दर्शन कर सकते हैं। इस स्थान का महत्व एक और वजह से बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ भगवान शिव और माता सती का विवाह हुआ था, जो कि विश्व का सर्वप्रथम विवाह था। दक्षेश्वर महादेव मंदिर के सामने ही बना हुआ है वीरभद्र मंदिर, जहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं।
हरिद्वार के एक प्रसिद्ध स्थान पर अब हम पहुंच चुके हैं, जो कि है मां मनसा देवी का मंदिर, जो कि अभी आपको हमारे पीछे ही नज़र आ रहा होगा। ये मंदिर एक सिद्ध पीठ है, यानी कि एक ऐसा स्थान जहां पर पूजन करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। वैसे भी मां मनसा देवी का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो एक ऐसी देवी होती हैं जो कि मन की इच्छाओं को पूरी करती हैं। तो श्रद्धालु यहाँ पर काफ़ी भारी संख्या में आते हैं और अपने मन की मनोकामनाएं यहाँ पर मांगते हैं माँ से। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपनी मनोकामनाएं तहे दिल से मांगे, मतलब पूरी तरह से श्रद्धा से अगर आप मांगते हैं तो वो मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मनसा देवी मंदिर में अब हम दर्शन के लिए चलेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मनसा देवी मंदिर तक पहुँचने के लिए दो मार्ग हैं। एक तो पैदल मार्ग, जिससे कि आप आ सकते हैं। पैदल मार्ग लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है, जहाँ नीचे से आप चढ़ाई करना शुरू करते हैं। पहले तो कुछ सीढ़ियाँ आती हैं और सीढ़ियों के बाद कुछ इस तरह का फ्लैट रास्ता होता है, उससे आपको धीरे धीरे करके चढ़ाई ऊपर की तरफ करनी होती है। और इस तरह से चढ़ाई करने में आपको लगभग 30 मिनट्स का समय लगता है। लगभग आधा घंटे में आप मनसा देवी मंदिर तक ईज़िली पहुंच जाते हैं। और दूसरा तरीका बड़ा ही आसान है, जो कि है रोपवे का। और अभी हम मनसा देवी रोपवे के जस्ट पास में ही खड़े हैं। यहाँ से रोपवे की सुविधा बहुत अच्छी है, जिससे कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप मनसा देवी मंदिर तक पहुँच सकते हैं। रोपवे का चार्ज लगता है 130 रुपीज़ पर पर्सन का, अप एंड डाउन का, यानी कि 130 रुपये में आप नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे बड़ी आसानी से जा सकते हैं। लेकिन रोपवे के लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जब रोपवे का टिकट लेने हम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा लाइन मिलती है, यानी कि इतना क्राउड रहता है कि रोपवे का टिकट मिलने में ही लगभग आपको 1 घंटा 2 घंटे का समय लग सकता है। लेकिन एक फ़ायदे की बात बताना चाहूँगा कि अगर आप सुबह सुबह आ जाते हैं लगभग 6 साढ़े 6 बजे 7 बजे के पहले तो आपको रोपवे का जो लाइन है वो कम मिलेगी और आप टिकट इजीली परचेज़ कर पाएंगे। और सैटरडे संडे कुछ ज़्यादा भीड़ रहती है रोपवे के लिए, तो अगर आप वीकडेज़ पे आ रहे हैं, वीकेंड को छोड़ करके, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए अब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और करते हैं माता के दर्शन। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें कई सारी दुकानें नज़र आती हैं, जहां पर प्रसाद, फूल माला और कई सारी पूजा सामग्री अवेलेबल है, जिन्हें आप यहां से परचेज़ कर सकते हैं। मंदिर के बाहर ही एक जूता घर भी बना हुआ है, जहां पर आप अपने चप्पल जूते जमा करवा सकते हैं और उसके बाद मुख्य मंदिर के अंदर प्रवेश ले सकते हैं। तो अब हम दर्शन कर सकते हैं मां मनसा देवी के। मनसा देवी मंदिर से नीचे आने के लिए आप 1 वे टिकट भी परचेज कर सकते हैं उड़न खटोले का, यानी कि केबल कार का, जिसका मूल्य लगता है 100 रुपीज़ पर पर्सन का। मनसा देवी मंदिर का जो पैदल रास्ता है उसमें बीच बीच में आपको शॉर्टकट रास्ते भी नज़र आएंगे, जहां से आप इजीली और बड़ी जल्दी से मनसा देवी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि चंडी देवी मंदिर और मनसा देवी मंदिर, इन दोनों में रोपवे चलते हैं, तो दोनों का टिकट भी आप एक साथ ले सकते हैं। कॉम्बो टिकट ये मिलता है, जो कि आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ सकता है। तो अगर आप चाहें तो कॉम्बो टिकट भी ले सकते हैं। और इस टिकट का जब आप कॉम्बो टिकट लेते हैं तो उसकी वैलिडिटी 2 दिन की रहती है। मनसा देवी मंदिर से जब हम वापस से नीचे उतरते हैं तो हमें हरिद्वार के कई सारे स्थान एक साथ नजर आते हैं। हरिद्वार के एक ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर में हम दर्शन करने आ चुके हैं, जो कि है मां माया देवी का मंदिर। और ये मंदिर इतना प्राचीन है कि पुराने समय में हरिद्वार को मायापुरी कहा जाता था इसी मंदिर के नाम पर, क्योंकि ये माया देवी मंदिर यहाँ प्राचीन काल से है। और पुराने टाइम पर जब हरिद्वार को हरिद्वार ना कहकर मायापुरी के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ से हम दर्शन कर सकते हैं हरिद्वार की अधिष्ठात्री माया देवी के।
मंदिर प्रांगण में ही धर्मशाला बनी हुई है जिसके अंदर काफ़ी सारे कमरे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं। वैसे श्रद्धालुओं के रुकने की जो व्यवस्था है यहाँ पर की गई है। माँ माया देवी का मंदिर हरिद्वार रेलवे स्टेशन से काफ़ी निकट है और हर की पौड़ी वाले रोड पर पड़ता है, तो आप यहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। अब हम देख रहे हैं हरिद्वार के एक प्रसिद्ध घाट को जिसे चंडी देवी घाट के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार में अब हम शांति कुंज को देखने आ चुके हैं जो कि गायत्री परिवार का हेड ऑफिस है। ये एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि काफ़ी सारी चीज़ें अंदर की साइड हैं। अंदर हम आश्रम देख सकते हैं, यहाँ जो बहुत सारे आश्रम बने हुए हैं, मतलब रुकने की सुविधा दी गई है, वो देख सकते हैं। जो भोजनालय है वो भी अंदर की साइड ही है। एक बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन है वो है, और कुछ मंदिर भी अंदर बने हुए हैं। कुल मिला के ये बहुत बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन इसके अंदर प्रवेश करने के लिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और फिर अंदर एंट्री दी जाती है। अंदर अगर आप भोजन करना चाहते हैं तो वो भी निःशुल्क है और रहने की सुविधा भी आपको एक तरह से अंदर की ओर मिल जाती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन पहले करवाना होता है। तो चलिए अब हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और अंदर से देखते हैं शांति कुंज को। रजिस्ट्रेशन करवाना काफ़ी आसान है। शांति कुंज के बाहर बने विंडो पर आपको अपना आधार कार्ड देना होता है और साथ ही अपनी कुछ जनरल डिटेल्स बतानी होती हैं, और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। आपको एक एंट्री पास दिया जाता है जिसके थ्रू हम शांति कुंज में प्रवेश कर सकते हैं। शांति कुंज की स्थापना 1971 में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा की गई है। पुराने समय में इसकी स्थापना एक छोटे से एरिया में ही की गई थी, लेकिन समय रहते ये स्थान अब और ज़्यादा फैल चुका है और एक पूरे नगर के अंदर परिवर्तित हो गया है, जिसमें कई सारे आश्रम हैं जिसमें कि संगीत, वेद, योग सब कुछ सिखाया जाता है। और अंदर की ओर एक तरह से जब आप प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले एक फूलों का बागान नज़र आता है जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल हैं, जिन्हें देखने के बाद आपका मन अंदर से प्रसन्न हो उठता है। ये है शांति कुंज के अंदर स्थित भोजनालय, जहां पर आप निःशुल्क भोजन ग्रहण कर सकते हैं। हरिद्वार में अब हम देखने जा रहे हैं भारत माता मंदिर को, जो कि एक 7 स्टोरी मंजिल है और ये भारत माता पर समर्पित है। जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर भारत माता की काफ़ी बड़ी प्रतिमा है जिनके भी हम दर्शन कर सकते हैं। और ये मंजिल 7 स्टोरी का है, तो 7 स्टोरी तक ऊपर जाया जा सकता है। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। भारत माता मंदिर के पहले तल पर हम पहुंच चुके हैं, यानी कि ये पहली मंजिल है भारत माता मंदिर की। और यहाँ पर भारत के शूरवीरों के जो स्टैचूज़ हैं उन्हें अंकित किया गया है, जैसे भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई,
महाराणा प्रताप, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे कई सारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं या फिर जिन्होंने भारत के लिए बहुत बड़ा काम किया है, वो उनके स्टैचूज़ यहाँ पर लगाए गए हैं। भारत माता मंदिर कुल मिला के 7 मंजिलों का है और 7वीं मंजिल तक जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कि आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करके ऊपर तक जा सकते हैं और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर लिफ्ट का दिया गया है। अगर आप लिफ्ट का इस्तेमाल करके जाते हैं तो 5 रुपीज़ की पर्ची कटती है, यानी कि 5 रुपये लिफ्ट का चार्ज है अगर आप 7th फ्लोर तक भी जाना चाहते हैं। दूसरे फ्लोर पर अब हम पहुँच चुके हैं भारत माता मंदिर के, और यहाँ पर जो प्रमुख माताएं हैं उनके जो स्टैचूज़ हैं वो लगाए गए हैं। जैसे ये मीराबाई का स्टैचू है, ये अहिल्याबाई होलकर का स्टैचू है। इसी प्रकार से यहाँ कई और सारे स्टैचूज़ हैं जिन्हें बनाया गया है। इसी प्रकार भारत माता मंदिर में 7 फ्लोर पर कई सारे देवी देवता और शूरवीरों की प्रतिमाएं विराजमान हैं, जिनके आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। भारत माता मंदिर के ठीक सामने बना हुआ है परमार्थ आश्रम, जो कि काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। इसका एक छोर देखेंगे तो इस साइड है और दूसरा छोर दूसरी साइड है। काफ़ी बड़ा एरिया में फैला हुआ है। अगर आप हरिद्वार आते हैं तो परमार्थ आश्रम को भी देख सकते हैं। भारत माता मंदिर से अगर हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें जिज्ञासु आश्रम नज़र आता है, जहां पर भगवान भोलेनाथ की काफ़ी बड़ी प्रतिमा बनाई गई है और वो एक राक्षस के ऊपर नज़र आ रहे हैं तांडव करते हुए। हरिद्वार में अब हम वैष्णो देवी माता मंदिर के सामने पहुंच चुके हैं। एक्चुअल में इसका नाम है सिद्धपीठ पवित्र गुफा वैष्णो देवी मंदिर। एक्चुअल वैष्णो देवी मंदिर तो जम्मू में है, लेकिन यहाँ पर उसका एक तरह का रेप्लिका बनाया गया है। पूरी यात्रा करते हुए श्रद्धालु ऊपर की ओर जाते हैं। एक तरह से पहाड़ नुमा ही इसे बनाया गया है, लेकिन इसे बाहर से जब हम देखते हैं तो बड़ा ही खूबसूरत मंदिर ये नज़र आता है, क्योंकि कई सारे देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं हैं वो बाहर की ओर स्थापित की गई हैं। और ऊपर भी देखें तो जो 7 घोड़े हैं वो नज़र आते हैं, हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं और भी कई सारे देवी देवता इस मंदिर में नज़र आते हैं। सेम रूट को फॉलो करते हुए जब हम भारत माता मंदिर और वैष्णो देवी मंदिर से आगे की ओर बढ़ते हैं तो इसी प्रकार के काफ़ी खूबसूरत मंदिर हमें नज़र आते हैं, जहां पर हम दर्शन कर सकते हैं। हरिद्वार के खूबसूरत मंदिर को देखने अब हम पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है पावन धाम मंदिर। इसे कांच का मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि मंदिर के अंदर कांच की कारीगरी बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है और साथ ही कांच के रिफ्लेक्शंस कुछ इस तरह से बनाए गए हैं कि एक ही मूर्ति हमें कई सारी नज़र आती हैं। जब हम दोनों साइड देखते हैं तो भगवान की जो प्रतिमा है वो हमें कई सारे नंबर्स में नज़र आती है। इस मंदिर की प्रमुख विशेषता है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रतिमा, जो कि रथ पर सवार है और कांच की बनी हुई है। इसी के साथ मंदिर में और भी कई सारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, जिनके हम दर्शन कर सकते हैं। हरिद्वार के सप्तऋषि आश्रम और मंदिर को देखने अब हम आ चुके हैं, जो कि सप्त ऋषियों का आश्रम हुआ करता था। यहीं पर सप्त ऋषियों ने तपस्या की थी। तो चलिए अंदर चलते हैं और इस स्थान के दर्शन करते हैं।
सप्तऋषि आश्रम में अब हमने प्रवेश कर लिया है। यहाँ पर सप्तऋषियों की कुटियाएँ बनी हुई हैं। पुराने टाइम पर जो सप्तऋषि थे उनकी जो कुटियाएँ थीं, यानी कि उनकी जो झोपड़ियाँ थीं, वो यहीं पर बनी थी, लेकिन आज उन्हें मंदिर बना दिया गया है। और इस स्थान का महत्व इस वजह से है क्योंकि जब सप्तऋषि यहाँ पर तपस्या कर रहे थे और माँ गंगा को यहाँ से बहकर निकलना था, तो सप्तऋषियों को डिस्टरबेंस न हो, उनकी जो तपस्या उसमें भंग न आए, इस वजह से माँ गंगा ने अपने आप को 7 धाराओं में इस स्थान से बांट लिया था ताकि सप्तऋषियों को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। वो 7 धाराओं के अंदर यहाँ पर बढ़ गई थी और फिर आगे की ओर गई थी। सप्तऋषि आश्रम के पास ही बना हुआ है सप्तऋषि घाट, जहाँ पर आप माँ गंगा के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक्चुअल आकर फील होगा कि यहाँ 7 धाराएं में माँ गंगा बटी हुई हैं, क्योंकि एक धारा उधर से आती है, एक उधर से, एक अलग, मतलब देखा जाए तो कई सारी धाराएं हैं। प्रॉपरली एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि 7 है, लेकिन कई सारी धाराओं से धीरे धीरे करके पानी एक साथ आता है और यहाँ पर मिल जाता है आगे की ओर। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी आ सकते हैं और अच्छा फोटोजेनिक पॉइंट भी है। और कई लोग यहाँ पर स्नान करते हुए भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि पानी का फ्लो थोड़ा सा कम होता है, तो आप यहाँ चाहें तो स्नान भी कर सकते हैं। अगला स्थान जो आप हरिद्वार टूर के दौरान एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है राजा जी नेशनल पार्क, जहां पर आप वाइल्ड एनिमल्स को उनके प्राकृतिक परिवेश में देख सकते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम है विशाल सैनी। तो आप जहाँ पे सफारी कर रहे हैं, ये राजा जी टाइगर रिजर्व का मेन जोन है, चिल्ला जोन। ठीक है, इसका 36 किलोमीटर का यहाँ पे सर्कल है जिसमें हम यहाँ पे सफारी होती है। और सफारी की टाइमिंग है सुबह 6 से 9 और अर्लिंग की है 3 से 5। 2 से 2.5 घंटा सफारी होती है इसमें। और यहाँ पे जैसे कि आप एनिमल्स हैं, टाइगर है, लेपर्ड है, एलिफेंट है, पोर्क्यूपाइन है, वाइल्ड बोर है, रेड जंगल फाउल है और 4 तरह के मतलब कि हिरन मिलते हैं यहाँ पे ना। डियर की प्रजाति मिलती है जैसे बार्किंग डियर, स्वैम्प डियर, स्पॉटेड डियर, सांबर डियर। हम काफ़ी सारे एलिफेंट एक साथ देख पा रहे हैं, लगभग 8 से 10 एलिफेंट हैं एक साथ। यहाँ आगे की तरफ 4 चल रहे हैं, पीछे 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9 एलिफेंट्स हैं लगभग। ये 9 एलिफेंट्स हैं। और जो एलिफेंट, जिन एलिफेंट्स के दांत हैं वो मेल एलिफेंट्स हैं और जिनके दांत नहीं हैं वो फीमेल्स हैं। जैसे कि ये जो आगे चल रहा है ये एक मेल एलिफेंट है। होते दोनों के दांत हैं लेकिन मेल के थोड़े बड़े होते हैं तो वो बाहर दिखाई देते हैं, और फीमेल के नहीं होते, छोटे होते हैं थोड़े, तो वो अंदर की तरफ रहते हैं तो प्रॉपर दिखाई नहीं देते। तो ये एलिफेंट बहुत करीब आ चुके हैं, बहुत करीब। वाह, और कितने पास से कितने सारे लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। क्या गजब साइटिंग हो। वाह, एक साथ इतने हाथी, एक साथ इतने सारे हाथी। और बहुत जिप्सी के करीब, हम बहुत करीब से देख पा रहे हैं हाथियों को, बहुत करीब हैं, इतने ज़्यादा पास में हाथियों को, वो भी इतना बड़ा ग्रुप एक साथ हाथी। और पूरा का पूरा ग्रुप भागते हुए दौड़ लगा रहे हैं। तो ये तो जिप्सी के पीछे जिप्सी के पीछे दौड़ते हुए हाथी आ रहे हैं। जिप्सी के जस्ट पीछे ही हाथी आते जा रहे हैं, बिल्कुल फॉलो करते हुए। ये जो आप देख रहे हैं एक हाथी गन है। जब हाथी पास में आ जाए तो जब मतलब कुछ भी ना रह पाए, मतलब ऑप्शन नहीं रह पाए, तो इसको हम ऐसे करके यहाँ पे गाड़ी पे मार देते हैं। अगर मतलब टाइम नहीं है तो गाड़ी पे मार देते हैं, नहीं नीचे उतर के पत्थर पे मार देते हैं। ये आवाज़ करता है, उससे दूर हाथी भाग जाता है। अच्छा, हाथी भाग जाता है, मतलब सेफ्टी इक्विपमेंट। हाँ, अगर हाथी से बचना है ऐसे, अगर पीछे आने लग जाए वो। ये इसमें गंदा पटास है, ये गंदा पटास इसमें भरा है, लोड है पहले। अच्छा, लोड है। हाँ, फीमेल सांबर ना, एशिया का सबसे बड़ा हिरन भी इसे कहा जाता है।
राजाजी नेशनल पार्क एक एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यानी कि आपको जब भी आप यहाँ आएंगे आपको ग्रीनरी नज़र आएगी। तो अगर आप राजाजी नेशनल पार्क में हाथियों का एक्सपेक्टेशन लेके आ रहे हैं तो हाथी आपको दिखाई दे सकते हैं, और एक नहीं कई मात्रा में आपको दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर आप टाइगर का एक्सपेक्टेशन लेके आ रहे हैं तो टाइगर के चांसेस बहुत कम हैं, टाइगर कम ही दिखाई देता है यहाँ पर। तो टाइगर का चांस ना ही लें तो अच्छा रहेगा, मतलब चांस ले सकते हैं लेकिन टाइगर दिखने के चांसेस कम हैं। तो अब हमारी सफारी का समय समाप्त हो चुका है। जिस गेट से हमने प्रवेश किया था अब उसी गेट से बाहर की ओर निकास करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कैसे हम बुक कर सकते हैं राजाजी नेशनल पार्क सफारी टिकट आप दो तरीके से बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। जो ऑनलाइन की वेबसाइट है वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, इस वेबसाइट से आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक नहीं किया है तो यहाँ पर आकर आप करंट बुकिंग भी करवा सकते हैं। ऑफलाइन टिकट के लिए कुछ इस तरह का फॉर्म दिया जाता है जिसमें आपको अपनी जनरल डिटेल्स फिल करके यहाँ पर ऑफलाइन टिकट लेना होता है। ये जो काउंटर है ये जस्ट राजाजी टाइगर रिजर्व के जस्ट बाहर ही बना हुआ है, इस तरह का ओपन काउंटर है। यहाँ पर आप टाइम से पहले आ जाइए तो आपको यहाँ पर सफारी टिकट मिल जाएगा। अब टाइमिंग क्या है मैं आपको थोड़ा बोर्ड से एक्चुअल जो टाइमिंग है उसे समझाता हूँ। तो चलिए अब जानते हैं कि राजाजी नेशनल पार्क में सफारी करने का टाइमिंग क्या क्या है। यहाँ पर टाइमिंग की एक सारणी बनाई गई है मंथ वाइज कि कौन से मंथ में किस तरह का टाइमिंग रहता है। जैसे कि 15 नवंबर से 31 जनवरी तक ये टाइम रहेंगे, 1 अप्रैल से 15 जून तक ये टाइम रहता है। लेकिन ये जो टाइमिंग लिखा हुआ है ये प्रवेश के टाइमिंग है यहाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रवेश समय अवधि। तो इस टाइम के अंदर आप समय के अंदर आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं, और जिस टाइम के अंदर आप प्रवेश करेंगे तो उससे लगभग 2-2.5 घंटा 3 घंटे से थोड़ा सा कम में आप सफारी कर सकते हैं। मतलब ये सफारी 2-2.5 घंटा एक ऑन एन एवरेज में होती है। चलिए अब जानते हैं राजाजी नेशनल पार्क के बेस्ट जोन और उसके लोकेशन के बारे में। राजाजी नेशनल पार्क का जो बेस्ट जोन है वो है चीला, जो कि आपके मेरे पीछे भी देख पा रहे होंगे, चीला रेंज, जो कि सबसे बेस्ट जोन माना जाता है राजाजी नेशनल पार्क का। ये सबसे पॉपुलर जोन भी है। और इसकी लोकेशन की अगर बात करूं तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन से लगभग 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है चीला जोन, और यहीं पर इसका बुकिंग काउंटर भी है और जो सफारी एंट्री गेट है वो भी यहीं पर है। ये जस्ट रोड के किनारे पर ही बना हुआ है जहाँ से सफारी की गाड़ियाँ अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। और इसी के साथ मैं आपको चार्जेस क्लियर करना चाहूँगा कि राजाजी नेशनल पार्क के अंदर आपको किस तरह के सफारी चार्जेस देने होते हैं। यहाँ पर बोर्ड पे तो कुछ प्रॉपर डिटेल लिखी हुई नहीं है, लेकिन अगर एक व्यक्ति अंदर जाता है तो 150 रुपये उसका चार्ज होता है, और जो जिप्सी का चार्ज होता है वो कॉमन ही लगता है जो कि है 250 रुपये एक जिप्सी का, लेकिन जिप्सी का एडिशनल कॉस्ट है 2200 रुपये। तो ये सारे चार्जेस मिला करके 2200 रुपये और मिला लीजिए तो वो चार्ज होता है एक सफारी के लिए। मतलब अगर आप एक जिप्सी के अंदर 6 व्यक्ति जा रहे हैं तो पर व्यक्ति का 150 रुपये लगेगा, एक कॉमन जिप्सी का 250 लगेगा, और जो जिप्सी का टोटल कॉस्ट है वो 2200 रुपये लगेगा। इनको सबको कैलकुलेट करें तो ये वाला कैलकुलेशन आता है जो कि आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो हरिद्वार के इन सभी स्थानों को देखने के बाद अगर आप हरिद्वार घूमने का टूर प्लान बना रहे हैं तो अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि कैसे आप हरिद्वार के लिए अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। देखिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कि आप अपना सेल्फ अरेंजमेंट स्वयं करें और फिर हरिद्वार घूमें। इसके लिए आपको हरिद्वार के इन सभी प्लेसेस की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। और दूसरा ऑप्शन है टूर पैकेज लेने का, जैसे कि हमने हरिद्वार जो घूमा वो टूर पैकेज के थ्रू घूमा था, लेकिन उसके बारे में मैं आपको बाद में जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप स्वयं हरिद्वार घूमने का टूर प्लान बना रहे हैं तो आप कैसे हरिद्वार के लिए ट्रिप प्लान कर सकते हैं। हरिद्वार आप बाय ट्रेन या बाय बस बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। हरिद्वार का रेलवे स्टेशन काफ़ी बड़े बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है, तो आप बाय ट्रेन तो बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। बस की सुविधा भी हरिद्वार से है, क्योंकि आप हरिद्वार से अगर दिल्ली की बसेस देखेंगे तो आपको कई सारी बसेस मिल जाएंगी और दिल्ली से बहुत जगहों की कनेक्टिविटी है, तो आप हरिद्वार आसानी से पहुँच सकते हैं। और अगर बात करें कि हरिद्वार में आप कहाँ पर रुक सकते हैं, कहाँ पर आपको सस्ता होटल मिल जाएगा, तो वो लोकेशन है हरिद्वार का रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और हर की पौड़ी के पास में। यहाँ पर आपको कई सारे होटल्स, धर्मशालाएं नज़र आएंगी जहाँ पर आप बहुत कम बजट के साथ बहुत सस्ते में रुक सकते हैं। और अगर बात करें फूड फैसिलिटी की तो इसी एरिया में हर की पौड़ी वाला जो एरिया है, जो रेलवे स्टेशन वाला एरिया है, उसमें आपको कई सारे रेडियास, लोकल दुकानें, रेस्टोरेंट्स और ढाबे नज़र आएंगे जहाँ पर आप सिर्फ 50 रुपये, 60 रुपये या 70 रुपये में भर पेट खाना खा
खा सकते हैं। पूरी की पूरी थाली मिल जाती है यहाँ पर। और अगर आप अच्छा भी खाना चाहते हैं तो 100 रुपये में बहुत बढ़िया खाना आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। और कुछ इस तरह के रिक्शास भी चलते हैं जिससे कि आप लोकल साइट सीइंग कर सकते हैं, क्योंकि कई बार जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उन्हें यहाँ पर अंदर की ओर आने नहीं दिया जाता। हरिद्वार में जिस होटल में हम रुके हुए हैं उस होटल का रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये हमारा होटल रूम है और आप देख पाएंगे ये पूरी तरह से साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है और इसमें सारी सुविधाएं दी गई हैं। जैसे कि हरिद्वार कई बार गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसके लिए एयर कंडीशन की सुविधा होनी ज़रूरी है, तो एयर कंडीशनर यहाँ लगा हुआ है। और अगर आप ज़्यादा लोग आते हैं तो इस तरह से आप जो बेड की शेयरिंग है वो भी बढ़ा सकते हैं, मतलब आपके लिए एक्स्ट्रा बेड का इंतज़ाम भी यहाँ किया जा सकता है। और इस होटल रूम का जो टॉयलेट एरिया है वो भी काफ़ी साफ़ सुथरा है। आप यहाँ देख पाएंगे साफ़ सफाई का स्पेशल से ख्याल रखा गया है। और इस होटल में गीज़र भी है, अगर आपको गर्म पानी से ज़रूरत हो तो गर्म पानी के लिए गीज़र की भी सुविधा दी गई है। और बात करें कि हरिद्वार घूमने में आपको कितने दिनों की आवश्यकता होगी, तो हरिद्वार के लिए आपके लिए 1 दिन भी सफिशेंट है अगर आप सारे स्थान घूमना चाहते हैं। लेकिन अगर आप आराम से रुक के घूमना चाहते हैं तो 2 दिन आपके लिए सफिशेंट रहेंगे। आप आराम से हरिद्वार पूरी तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि कैसे आप अपने सेल्फ अरेंजमेंट के साथ हरिद्वार को घूम सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी अरेंजमेंट स्वयं ना करना पड़े और फ्री माइंडली आप हरिद्वार को घूमें, तो इसके लिए आपके लिए एक ट्रैवल पैकेज लेना ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। हमने भी एक ट्रैवल पैकेज बुक किया था जिसमें कि हमने मसूरी, देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश ये चारों प्लेसेस घूमी। और ये पैकेज हमारा 5 नाइट 6 डेज़ का था। और ये पैकेज हमने बुक किया था फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ, जिसमें कि हमें कार की फैसिलिटी मिली जिससे कि हमने सारे स्थान घूमे। हमें होटल की फैसिलिटी मिली जो कि काफ़ी लग्जरी था। और इसमें हमें फूड की फैसिलिटी मिली, यानी कि हमको ब्रेकफास्ट और जो हमारा डिनर है इसी पैकेज में इंक्लूडेड मिला था। ये सारी चीज़ें हमें इस पैकेज में इंक्लूडेड मिली 16,500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। लेकिन ये पैकेज आपके लिए सस्ता भी पड़ सकता है अगर आप मेंबर्स थोड़े ज़्यादा हो जाएं। और वो कितनी रेट होगी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अगर आप 4 व्यक्ति आते हैं तो ये रेट आपके लिए 14,500 रुपये पड़ती है पर पर्सन के हिसाब से। सारी फैसिलिटीज़ जो मैंने आपको बताई वो सेम रहेंगी। और अगर आप 6 से 7 लोग आते हैं तो इसकी रेट हो जाती है 12,900 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। और अगर इससे भी ज़्यादा लोग आप आते हैं तो रेटें और ज़्यादा कम हो जाती हैं। कुल मिला के बात यह है कि जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतनी रेट कम होगी, लेकिन फैसिलिटी वही रहेगी। तो अगर आप हमारी तरह ही अपना पैकेज बुक करना चाहते हैं तो आप फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ अपना पैकेज बुक कर सकते हैं। उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना पैकेज बुक कर सकते हैं। जो प्राइसिंग है इस पैकेज की वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है सीज़न वाइज, तो आप उनको कॉल करेंगे तो आपको एग्जैक्ट जो प्राइस है उसके बारे में पता लग जाएगा कि आपको किस टाइम पे जाना है। उसके हिसाब से जो प्राइसिंग है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रहती है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ, डिस्क्रिप्शन में आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएंगे। तो ये है हरिद्वार और हरिद्वार घूमने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।